हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार ज़बरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट धाराओं को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। और मुझे लगता है, वैसे तो मेरा प्रयास था कि आज की क्लास में हम चीज़ों को ख़त्म करें, इस एक्ट को फिनिश करें, पर आपको पता है बहुत बड़ा एक्ट है, तो मुझे लगता है ये कल की डेट में हमारा 100% पूरा हो जाएगा, जो जो धाराएं मुख्यतः आपको पढ़ानी है। ये 4 बजे क्लास आपकी होती है, आज 7 बजे हो रही है। 7 में भी कुछ विलंब हो गया है, उसका कारण सब आपको पता है। परंतु ये क्लास अभी 4 बजे का ही समय है। आप ये मत सोचना कि ये 7 बजे से चलने लगी, क्या अभी इसका टाइम चेंज हो गया है, नहीं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं, एक बार सभी आ जाएं फटाफट, और फिर हम आज अपनी क्लास को चालू करते हैं जी। जी, सब नमस्ते भेज रहे हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं लव यू, तो लव यू टू गाइस। ठीक है, तो बिना देरी किए हम अपने कॉन्सेप्ट को चालू करेंगे आज। और मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है जी, फटाफट आ जाइए सब लोग, और फिर आज अपनी क्लास को हम चालू कर रहे हैं। हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था, कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? तो कल हम लोगों ने आपके इसी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत, है ना, इसी आपके मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, है ना, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, यानी कि मोटरयान अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, मोटरयान अधिनियम कितना है ये? 1988 है। इसमें हमने कल सेक्शन 66 तक देख लिया था। कहाँ तक देख लिया था? सेक्शन 66 तक देख लिया था कि परमिटों की आवश्यकता। सबसे पहले हमने डीएल्स के बारे में बात करी, क्योंकि वही चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि डीएल क्यों, कब, कैसे, फॉर्मेट इत्यादि सब, एज वगैरह के बारे में सब चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करी, हमने आरसीज के बारे में बात करी कि आरसी कैसे है, क्यों है, कब है, इस संदर्भ में हम लोगों ने बात करी। और अब हम लोग बात करने वाले हैं परमिटों के बारे में। जो परमिट होते हैं, जैसे ऑल इंडिया परमिट होता है, किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए परमिट यानी कि परमिशन का होना जरूरी है कि कोई गाड़ी कहाँ तक चलेगी, कितनी चलेगी, ऐसे ऐसे करके पूरा। तो सेक्शन 66 बात कर रहा था परमिटों की आवश्यकता। इतना भी आप याद रख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें नहीं आने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था। अगली जो धारा है, अब देखो कितना लंबा गैप आएगा इसमें एकदम से, तो आपको लगेगा कि जल्दी जल्दी हमारी सब चीज़ें पूरी हो रही हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हमारा आज अगला जो सेक्शन शुरू होने वाला है, जहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग, वो है सेक्शन 81। क्या है? सेक्शन 81 है, जो बात करता है किस संदर्भ में? जो बात करता है कि परमिटों की, परमिटों की, है ना, अस्तित्व अवधि, अस्तित्व अवधि यानी कि वैलिडेशन पीरियड। कब तक? वैलिडेशन पीरियड, वैलिडेशन पीरियड, कि कोई परमिट कितनी अवधि तक आपका क्या रहेगा, वैलिडेशन पीरियड। अस्तित्व अवधि को आप क्या लिख सकते हो? समय सीमा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? समय सीमा। कि कोई भी जो परमिट है वो कितने टाइम तक आपका वैध माना जाएगा और कितने टाइम के बाद वह अवैध आपका हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न हो सकता है, क्योंकि यहाँ से, जहाँ पर समय सीमा, वैलिडेशन पीरियड, टाइम पीरियड या लिमिट की बात हो रही है, वहां से प्रश्न सामान्यतः बन जाते हैं। वैलिडेशन पीरियड तथा नवीनीकरण, यहाँ पे लिख लो आप, तथा नवीनीकरण, है ना, उसका रिन्यूअल, नवीनीकरण, नवीनीकरण यानी कि रीन्यूअल, 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 है ना, रीन्यूअल, उसको रिन्यू कराना। तो ये सेक्शन 81 में बात हो रही है
कि परमिट जो है उसका वैलिडेशन पीरियड कितना होगा, उसका रीन्यूअल कब किया जाएगा। तो इसमें आपको कुछ बिंदु यहाँ पर लिखने हैं, कुछ बिंदु आपको यहाँ पर समझने हैं कि परमिट के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, समय सीमा के बारे में। समय सीमा, समय सीमा तो कब परमिट दिए जाने से 5 साल की अवधि तक, परमिट दिए जाने से 5 साल की अवधि तक, 5 साल की अवधि तक, 5 साल की अवधि तक कोई भी परमिट आपका लीगल बैठता है, कोई भी परमिट आपका वैध बैठता है। इस चीज को आपको समझना चाहिए। हाँ। हम्म हम्म हाँ, बुक अभी इस महीने के अंत तक बिल्कुल तैयार हो जाएगी, फिर पहुंचेगी आपके पास। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि 5 साल की अवधि तक क्या होता है, परमिट मान्य रहता है। कितना परमिट क्या रहता है, परमिट मान्य रहता है, परमिट मान्य रहता है 5 साल की अवधि तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यदि क्या हो रहा है, अब परमिट समाप्त होना है, सपोज करो हमारी गाड़ी चल रही है, तो आज हमने बनवाया, सपोज करो आज क्या डेट है, आज डेट है हमारी 22 है, 22, हाँ 22 अप्रैल 2025 है। तो 2025 से 26, 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30। तो क्या 22 अप्रैल 2025 से और 22 अप्रैल 2030 तक कोई भी परमिट वैलिड रहेगा। और जैसे ही 23 तारीख आ जाएगी, है ना, जैसे ही 23 तारीख आ जाएगी तो उसका जो परमिट की मान्यता है, परमिट की समय अवधि है, वो पूरी हो जाएगी और वह समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा हमें, ऐसे में हमें परमिट का नवीनीकरण कराना होगा, है ना, उसका रीन्यूअल कराना होगा, रीन्यूअल परमिट का रीन्यूअल कराना होगा। तो परमिट का जो रीन्यूअल है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपका इंपॉर्टेंट किस सेंस में हो जाता है, कब, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब सपोज करो वो खत्म हो रहा है हमारा 22 अप्रैल को 2030 में, तो आप ऐसा नहीं है खत्म होने के बाद अप्लाई करोगे, आपको उसके एंड जो डेट है, उसकी समाप्ति की जो तिथि है, उससे 14 दिन पहले ये जानकारी, उससे 15 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये परमिट की समय अवधि पूरा होने के 15 दिन पहले, समय अवधि पूरा होने के 15 दिन, क्या 15 दिन, 15 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है, आवेदन करना जरूरी है, आवेदन करना जरूरी है। परमिट की समय अवधि पूरा होने के 15 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। परमिट की जो समय सीमा है वो 5 साल है, और जब आपको उसका रिन्यूअल कराना है, जब उसकी टाइम पीरियड पूरा हो रहा हो, तो उससे 15 दिन पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, आवेदन डालना पड़ेगा। एक बार मुझे बताओ, इज एवरीथिंग क्लियर, समझ में सब बात आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, मिनिमम टाइम पीरियड ऐसे थोड़ी रहता है कि मिनिमम टाइम पीरियड अलग है और मैक्सिमम टाइम पीरियड अलग है। जो धारा में कॉन्सेप्ट बताया गया है उसी से तरह से चीजें बताई जा रही हैं। तो परमिट 5 साल के लिए, और जब वह 5 साल पूरे होने वाले हों, तो 5 साल पूरा होने से 15 दिन पहले यदि आपको नवीनीकरण कराना है तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार मुझे बताओ, यहाँ तक की स्थिति समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? हम्म हाँ हाँ, देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट पे। हम्म हाँ, कोई बच्चा कह रहा है गुरुजी आप में घमंड है, आप जवाब नहीं देते। भाई मुझे मुझे जो आपके कमेंट्स हैं वो इतनी तेजी से, क्योंकि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको केवल दिखाई दे रहा है कि आप कमेंट कर रहे हो। अब हजारों बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर, और कमेंट ना ऐसे चल रहे हैं, ऐसे गोली की स्पीड से, वो दिखते ही नहीं है, अब दिख ही नहीं रहे हैं। अब जैसे मैंने प्रश्न पूछा है कि भाई आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो अब आपके कमेंट आने शुरू होंगे, लगभग अब आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा डिले भी रहता है 30 सेकेंड का। अब बोलेंगे आप हाँ सही समझ में आ रहा है, तो
तब जाकर के मुझे कोई बात समझ में आती है। जैसे एक कमेंट एकदम से मुझे दिख गया घमंड वाला, तो नजर पड़ गई तो एकदम देख लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चीज को समझना है, इस चीज को अच्छे से जानना है। अब आगे अगली धारा जो है, बस आप मेन मेन चीजें जानते रहो, मेन मेन चीजें समझते रहो। यदि मैं आपका कमेंट यहाँ पे नहीं पढ़ पाता तो मैंने आपको एक बात बता रखी है, डाउट ग्रुप जब खुलेगा तो डाउट ग्रुप में अपने डाउट पूछो, क्लास में क्या समझ में नहीं आया, क्या डाउट है उस संदर्भ में, वो चीज पूछो। साथ में अगर वहां पे अगर किसी कारण से आप मैसेज नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो जब रिकॉर्डेड सेक्शन में पहुंचेगी तो फिर आपको क्या काम करना है, फिर आपको जाकर के उसके कमेंट सेक्शन में डाल देना है, मैं देख लेता हूं। ठीक है, परेशान मत हो आप। अब हमारा आ गया सेक्शन 82। सेक्शन 82 हमारा आ गया, और ये सेक्शन 82 क्या है, ट्रांसफर ऑफ परमिट्स। सीधे ही पूछेगा आपसे कि ट्रांसफर ऑफ परमिट्स जो है, ट्रांसफर ऑफ परमिट्स ये किस में है, यानी कि आपके परमिटों का अंतरण, परमिटों का अंतरण, परमिटों का अंतरण ये कौन सी धारा में है, तो आपको बहुत अच्छे से बोलना पड़ेगा कि परमिटों का अंतरण सेक्शन 82 में दिया गया है। इसको आप थोड़ा सा देख करके समझ करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल लाइव चल रही है भाई। हाँ, सेक्शन 82 में परमिटों का अंतरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगली धारा फटाफट, जहां पे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है, जैसे पिछली धारा तो मैंने बताया, जहां पर बहुत ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है वहां पर आप उसी हिसाब से चलिए। जैसे यहां पर सेक्शन 83 में क्या बोला जा रहा है, परमिटों का साधारण प्रारूप, परमिटों का साधारण प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट, परमिटों का साधारण प्रारूप। सपोज करो ये कोई परमिट है, सपोज करो ये कोई परमिट है, ये परमिट संबंधी कोई डॉक्यूमेंट है, तो उस परमिट में क्या क्या बिंदु होंगे, क्या क्या डिटेल्स होंगी, है ना, क्या चीज कि क्या हम उसमें बिंदु रखेंगे, है ना, उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी, है ना, ये सब चीजें, उसमें क्या कोई नंबर कहीं पर लिखा जाएगा, आदि आदि चीजें। तो ये सब चीजें जो होती हैं यही होती हैं प्रारूप, यही होती हैं ड्राफ्ट, कि किस तरह का एक परमिट दिखना चाहिए, सीधे सीधे कि किस तरह का एक परमिट दिखना चाहिए, किस तरह का एक परमिट दिखना चाहिए, एक परमिट दिखना चाहिए, इस तरह का एक परमिट दिखना चाहिए। ये बात बताता है क्या, ये बात बताता है आपका सेक्शन 83 के परमिटों का साधारण प्रारूप। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ड्राफ्ट कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे जाननी है और अच्छे से समझनी है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे। हाँ ठीक है, देखो अभी जब ये पूरा हो जाएगा ना एक्ट तो इसकी क्लास लेकर के आऊंगा मैं, एमसीक्यूज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उनको आप करना। ठीक है मेरे साथ, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं जो बचे कुचे रह जाएंगे वो भी आपके पूरे हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल साधारणता से चीजों को पढ़ने का प्रयास करिए। अब चलते हैं हम यहाँ पर सेक्शन 86 की तरफ। क्या है, परमिटों का रद्द किया जाना और उनका निलंबन किया जाना। ठीक है, परमिटों का रद्द किया जाना, परमिटों का रद्दीकरण, है ना, परमिटों का रद्दीकरण, परमिटों का रद्दीकरण, परमिटों का रद्दीकरण, रद्दीकरण मतलब वही रिवोकेशन, रिवोकेशन, उनको बिल्कुल समाप्त किया जाना, तथा परमिटों का निलंबन, कैंसिलेशन की सेंस में भी आप इसको ले सकते हो, कैंसिल करने की सेंस में भी, तथा परमिटों का क्या, आपका निलंबन, परमिटों का निलंबन, उनको निलंबित किया जाना। निलंबित करना मतलब सस्पेंड, रिवोक करना बिल्कुल समाप्त कर देना। ठीक है, और ये क्या है, सस्पेंशन, सस्पेंशन।
सस्पेंशन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? सस्पेंशन का मतलब मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप में बताया था कि कुछ समय तक उसको निष्प्रभावी बना देना, कुछ समय तक उसको यूज न करने की स्थिति में पहुंचा देना, ये होता है निलंबन। और रिवोकेशन या कैंसिलेशन या टर्मिनेशन, ये इस सेंस में जाता है कि अब वो चीज समाप्त कर दी गई है, अब वो चीज खत्म कर दी गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रद्दीकरण और रिवोकेशन का मतलब है पूरी तरह से समाप्त, है ना, पूरी तरह से समाप्त, पूरी तरह से आपका समाप्त आ जाएगा। और सस्पेंशन का क्या, माफी चाहता हूँ, सस्पेंशन का मतलब क्या है? कुछ समय के लिए निष्प्रभावी बना देना, कुछ समय के लिए अप्रभावी या निष्प्रभावी बना देना, अप्रभावी बना देना, अप्रभावी बना देना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको समझनी है। सेक्शन 86 इस संदर्भ में आपका बात करता है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं मेरे बच्चों? आज एनर्जी भी डाउन है थोड़ा सा। हाँ। हम्म। 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 क्या हुआ, मैंने कुछ गलत लिखवा दिया क्या? हाँ 85, अच्छा ये इसको इसको सही कर लीजिए, है ना, इसको सही कर लीजिए बेटे, ये 85 है। ये जो परमिटों का साधारण प्रारूप है, ये परमिटों का साधारण प्रारूप 85 में है। ध्यान से, ध्यान से आप ध्यान रखो, क्योंकि सब फैक्चुअल है, कई बार हो जाता है सब। जो परमिटों का साधारण प्रारूप है वो आप ध्यान से सुनिए, वो 83 में नहीं है, ठीक है, 83 में नहीं है, वो किस में है? वो 85 में है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए अपने इसमें और अच्छे से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। हो गया संशोधन, कोई दिक्कत तो नहीं है? हम्म। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। 86 हो गया। अब अगला सेक्शन जो हमारा है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया था, 87। ये आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जाएगा। यहां पर है अस्थाई परमिट, अस्थाई परमिट, जैसे अस्थाई रजिस्ट्रेशन था ऐसे ही अस्थाई परमिट, यानी कि टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी परमिट्स, टेम्पोररी परमिट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 87, ठीक है, 87। हम्म। हम्म। अच्छा हाँ सर, ये 85 में था, इसके पहले जो बताया था, हाँ जो इसके पहले बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर जो ये परमिटों का प्रारूप है, जो 83 में मैंने गलती से बता दिया था, वो 85 में है, उसको सुधार कर लीजिए आप लोग। बच्चा कोई बोल रहा है कि सर हंसा हंसा के पढ़ाइए। दोस्त अभी मेरी हालत खुद ऐसी हो रही है कि बोलने की भी क्षमता भी नहीं है गले में, तो कभी कभी सीरियस होके पढ़ लिया करो, मेरा चेहरा देख लो, शायद उससे आपको कुछ अच्छा लगे। तो यहाँ पर अस्थाई परमिट है, तो आप सीधे ही पूछो कि अस्थाई परमिट है तो कितने समय तक के लिए ये प्रभावी रहता है, कितने समय के लिए, कितने समय के लिए अस्थाई परमिट, अस्थाई परमिट प्रभावी रहता है, अस्थाई परमिट प्रभावी रहता है, अस्थाई परमिट प्रभावी रहता है, कितने समय के लिए अस्थाई परमिट प्रभावी रहता है? तो आपको सीधे ही बोलना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम पीरियड के बारे में जो हम बात करेंगे यहाँ पर, ये है आपका कितने तक? 4 माह तक। कितने माह तक बेटे? ये आपके 4 माह तक प्रभावी रहता है। कितने माह तक? 4 माह, 4 मंथ तक ये प्रभावी रहता है, 4 मंथ तक ये प्रभावी रहता है। जिस दिन बना उससे 4 महीने तक ये प्रभावी है। और ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि अस्थाई परमिट कौन सी धारा में है, तो आपको बोलना पड़ेगा 87, जो सेक्शन 87 और मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें अस्थाई परमिट यानी टेम्पोरेरी जो परमिट्स हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। हाँ हाँ, उसके बारे में आपकी चर्चा की गई है, उसके बारे में आपकी चर्चा की गई है। और
कितने समय तक के लिए वो प्रभावी रहता है, तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 महीने तक के लिए वह आपका प्रभावी रहता है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ नहीं, समय तक ही पढ़ाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बच्चा आपको बोल रहा है आप सुस्त लग रहे हो। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य मतलब ठीक नहीं है, अभी छींक आई ना, आपने देखा, एकदम से झटका लग जाता है। क्या है कि स्टूडियो में पढ़ाने के लिए पंखा एसी चलाना पड़ता है, और एसी जो है वो एकदम फ्लक्चुएशन करता है टेम्परेचर में, तो उससे कई बार हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके साथ में आने वाले हैं, उसको ध्यान रखो। अब एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 94, है ना। सेक्शन 94 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आपने एक चीज देखी थी, आपने एक चीज देखी थी कि डीएल को सस्पेंड करने की शक्ति, या डीएल को क्या करने की शक्ति, डीएल को सस्पेंड करने की शक्ति या डीएल को रिवोक करने की शक्ति किसके पास है, तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ना। हाँ, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, हाँ जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो उसको रिवोक कर सकती है। परंतु उसमें एक चीज ये भी है, यदि कोर्ट भी चाहे तो कोर्ट भी क्या काम कर सकता है, उसको मतलब सस्पेंड भी कर सकता है और रिवोक भी कर सकता है। तो क्या परमिट के संदर्भ में भी ऐसा है कि ये रिवोकेशन जो पावर है, या जो उसको क्या सस्पेंशन पावर है, वो तो अथॉरिटी के पास तो है ही, जो उसको इश्यू, उसकी इश्यूइंग अथॉरिटी है, जो उसको देने वाली अथॉरिटी है। तो क्या कोर्ट के पास भी ये शक्ति है कि वो किसी परमिट को रिवोक कर सके, या किसी आपका जो उसको सस्पेंड करना है वो कर सके, या परमिट के संदर्भ में सुनवाई कर सके, ऐसा कुछ है क्या? तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं, कोर्ट के पास ऐसी शक्ति नहीं है। इसमें सीधे सीधे आप इसमें लिखो, इसमें सीधे सीधे आप एक पॉइंट लिख लो इसमें बहुत अच्छे से, कि सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट्स जो होते हैं, है ना, सिविल कोर्ट्स जो होते हैं आपके, सिविल कोर्ट्स, है ना, देखो सिविल कोर्ट्स सीधे सीधे दो तरह के न्यायालय, वैसे तो न्यायालय काफी तरह के होते हैं, परिवार न्यायालय भी होते हैं, ठीक है। मूलतः दो तरह के न्यायालय होते हैं, मूलतः दो तरह के कोर्ट्स होते हैं, एक होते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स, एक होते हैं सिविल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स यानी कि जहां पर क्रिमिनल मामले सुने जाते हैं, फौजदारी के मामले, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, लूट, हत्या, डकैती, चोरी, रेप, हिंसा इत्यादि, ऐसे मामले सुने जाते हैं। और सिविल मामलों में क्या होता है, सिविल मामलों में आपका ये जमीन जायदाद, रुपया, पैसा इत्यादि से संबंधित जो मामले होते हैं, किराएदार, मकान मालिक इत्यादि जो मामले होते हैं, वो मामले आपके वहां पर सुने जाते हैं। तो सेक्शन 94 एक बात स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स को कोई अधिकार नहीं है कि वो परमिटों के संबंध में अपने न्यायालय में सुनवाई करें। तो आपको ये बात इतनी याद रखनी है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि क्या फौजदारी सुन सकता है, नहीं, इतना इतना हमको वकालत नहीं करनी है। हमको क्या काम करना है कि पेपर में जितना आए उतना करके छुट्टी करनी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अंतर क्रिएट करेगा, बट हमको वकील नहीं बनना है, हमको जज नहीं बनना है। ये बात आप ध्यान से सुनिए। तो सिविल कोर्ट्स परमिटों के मामले में, सिविल कोर्ट्स परमिटों के मामले में, सिविल कोर्ट्स परमिटों के मामलों में, परमिटों के मामलों में सुनवाई नहीं करेंगे, है ना। सुनवाई, हियरिंग्स जो होती हैं, हियरिंग्स हियरिंग्स नहीं करेंगे, है ना। सिविल कोर्ट्स परमिटों के मामले में सुनवाई, हियरिंग्स नहीं करेंगे, सुनवाई नहीं करेंगे, ये बात स्पष्ट रूप से बोली गई है। और साथ में इसमें एक बात और लिख लीजिए, ना तो सुनवाई करेंगे और न ही आदेश देंगे, ना ही कोई आदेश देंगे, ना ही कोई आदेश देंगे, ना ही कोई आदेश यानी कि कोई ऑर्डर पास करेंगे, कोई वर्डिक्ट पास करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, है ना, ना ही कोई आदेश देंगे। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सीधे ही एकदम बात आएगी, अच्छा जब कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी तो सुनवाई कौन करेगा, जब कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी तो सुनवाई कौन करेगा भाई, ये बात तो बताने का प्रयास करो। हाँ, हम्म, हाँ, तो ये चीज है। हाँ, तो एकदम दिमाग में आएगा
कि अगर परमिटों से संबंधित मामलों की सुनवाई कोई कोर्ट नहीं कर सकता तो सीधे ही इसमें दिमाग में आएगा, तो फिर परमिटों से संबंधित मामलों की सुनवाई कौन करेगा? परमिटों से संबंधित मामलों की सुनवाई, मामलों की सुनवाई कौन करेगा? तो आपको सीधे ही वहां पर लिखना होगा कि विशिष्ट विशिष्ट प्राधिकरण, है ना, सुनवाई केवल विशिष्ट प्राधिकरण ही कर पाएंगे। कौन कर पाएंगे? विशिष्ट प्राधिकरण ही कर पाएंगे, केवल विशिष्ट प्राधिकरण ही कर पाएंगे, केवल विशिष्ट प्राधिकरण ही कर पाएंगे, केवल विशिष्ट प्राधिकरण ही कर पाएंगे, और कोई नहीं करेगा, है ना। केवल विशिष्ट प्राधिकरण ही इसकी सुनवाई कर पाएंगे और किसी को सुनवाई करने का कोई भी अधिकार इसमें नहीं है। हाँ केवल, ठीक है, इज दैट क्लियर? अब यहां तक की जो बातें थी वो थोड़ी थोड़ी सी आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, थोड़ी थोड़ी सी आपको बोरियत महसूस हुई होगी, पर अब खेल शुरू होने वाला है, वो जो चीज आप सोच रहे हो। यदि कोई स्पीड लिमिट को तोड़ता है, स्पीड लिमिट से ज़्यादा जाता है, या एक मिनिमम स्पीड लिमिट भी होती है कि आपको मिनिमम इतनी स्पीड में चलना पड़ेगा, अगर आप उसको भी तोड़ते हो तो उसमें भी आपको फाइन भरना पड़ सकता है। ओवर स्पीडिंग कोई करता है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है, तो इन सब की धाराओं को अब हम देखना शुरू करेंगे जो अध्याय 8 के बारे में है। देखो, जैसे मैंने एक चीज बताई थी कि जो आरटीआई है, और बहुत बच्चों ने वो क्वेश्चन पूछा, तो ये आपकी क्यूरियोसिटी है, ऐसा होना चाहिए, ये अच्छी बात है, परंतु आप एक बात सुनिए। मैंने उसमें एक बात बताई थी आरटीआई में कि अध्याय 3 जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है, और अध्याय 4 जो है वो राज्य सूचना आयोग से संबंधित है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हमको ये भी जानना है कि अध्याय 1 में कौन सी से कौन सी धारा है, अध्याय 2 में कौन सी से कौन सी धारा है। यदि आप इतना ज्यादा डिटेल में जाओगे तो आप पागल हो जाओगे। यहां से 7 से 8 प्रश्न आते हैं, तो हमको एक स्मार्ट वे में जाकर के चीजों को देखना पड़ेगा, स्मार्ट वे में चीजों को समझना है कि कैसे भी करके हमारे अगर 8 क्वेश्चन हमारी शिफ्ट में आ रहे हैं तो हम 7 क्वेश्चन तक, 6-7 क्वेश्चन तो हर हाल में कर लें। हमको वकील बिल्कुल नहीं बनना है। आप कहोगे कि बाद में जरूरत पड़ेगी, तो बाद में जब जरूरत पड़ेगी, आपको ज्यादातर जरूरत किस चीज की पड़ेगी? ज्यादातर जरूरत आपको एक्ट्स की पड़ेगी, अलग अलग वाले, और बीएनएस की पड़ेगी, और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको ट्रेनिंग पीरियड में दी जाएगी। तो फिलहाल ये है कि हमको बहुत ज्यादा बर्डन भी सब्जेक्ट का नहीं लेना है, ठीक है। ये अंतर क्रिएट करेगा, इसके लिए पागल नहीं होना है। अब जैसे मैं एक बात बताने जा रहा हूं कि अब हमको आगे क्या देखना है, हमको अपराधों से संबंधित बातें देखनी है। तो अब जहां पर जो अध्याय के बारे में जानना और सुनना और समझना जरूरी है उसको हम जरूर देखेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो। नहीं, आराम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है बेटे? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आपका अध्याय है, आपको लिखना है अध्याय 8। क्या लिखना है? अध्याय, या जिसको आप क्या बोलोगे, जिसको आप बोलोगे चैप्टर 8, है ना। और ये चैप्टर 8 किस चीज से संबंधित है? अध्याय 8 किससे संबंधित है? तो इसका नाम है यातायात नियंत्रण। क्या नाम है इसका? यातायात नियंत्रण, है ना, ट्रैफिक कंट्रोल, यातायात नियंत्रण। इसी को अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में आप क्या बोलोगे? ट्रैफिक कंट्रोल या कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, है ना, उदय कंट्रोल, है ना, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, ये इस अध्याय का नाम है। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि सर इससे पहले वाले जो अध्याय हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसके बाद वाले अध्याय हैं, उन सब के नाम बताओ। तो उनको जानने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या काम करो, हाँ हाँ, हम्म, हाँ हाँ, नहीं नहीं, आज कुछ जरूरी काम आ गया था, मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रकृति का व्यक्ति हूँ, अध्यात्म से थोड़ा सा लगाव रखता हूँ, और ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अध्यात्म में रुचि रखते हो, कुछ लोग नहीं रखते हो, पर मैं बहुत ज़्यादा रखता हूँ। और मुझे जो वाकई में जो साधु संत हैं, जो
परम तत्व की तरफ बढ़ रहे हैं या परम तत्व की खोज में बढ़ रहे हैं, मैं भी उसी श्रेणी में अपने आप को शामिल करना चाहता हूँ, पर अफसोस ये है कि अब तक नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि वो बहुत गहरा विज्ञान है, बहुत गहरा ज्ञान है जो उस वर्षों की कठिन तपस्या से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे गुरु भाई भी हैं, जैसे जो हमारे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उन आध्यात्मिक गुरुओं से और लोगों ने भी दीक्षा ले रखी है। तो जब दीक्षा ले लेते हैं तो उनको गुरु भाई कहा जाता है। तो हमारे एक गुरु भाई आए थे और वो एकदम से आ गए, और वो पहली बार आए थे, और वो 10 मिनट पहले आए, 4 बजने से पहले। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे संभव हो पाता कि उनको कहता कि आप बैठ जाओ और मैं क्लास ले लेता हूँ। तो क्लास भी ज़रूरी थी, वो भी ज़रूरी थी, तो रास्ता ये निकला कि आज 4 बजे क्लास नहीं होगी, आज 7 बजे क्लास होगी। ठीक है, चलिए। तो अध्याय 8 बात करता है यातायात कंट्रोल की, और इसमें जो सबसे पहली धारा हम पढ़ने वाले हैं, और एक एक धारा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। सेक्शन 112 जो बात क्या काम करता है, जो बात करता है स्पीड लिमिट के संदर्भ में। क्या? स्पीड लिमिट्स, सीधे ही आपको याद रखना है, स्पीड लिमिट्स, स्पीड लिमिट्स, गति सीमा। क्या लिखेंगे बेटे हम? गति सीमा। क्या लिखेंगे? गति सीमा। गति सीमा हम लोग यहां पर लिखेंगे और समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। गति सीमा, तो यहां पर एक बात स्पष्ट लिखी गई, स्पीड लिमिट्स, यानी कि स्पीड लिमिट्स को जो कोई तोड़ेगा उसके संदर्भ में यहां पर आपकी बात की गई है। हाँ, हम्म हम्म हाँ, तो स्पीड लिमिट के बारे में यहां पर है। मैं 5 मिनट बाद में दूंगा आपको, आप सब अपने प्रश्न पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड लिमिट के बारे में यहां पर बात क्या कही जा रही है कि सार्वजनिक स्थान पर, है ना, सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति न तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट, न तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट, न तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट, और न ही, और न ही मिनिमम स्पीड लिमिट को क्या करेगा, को मैक्सिमम स्पीड लिमिट और मिनिमम स्पीड लिमिट को तोड़ेगा। तोड़ने का मतलब, तो ये को नहीं लिखते और आसान लिखते हैं, न तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज चलाएगा, यहां थोड़ा संशोधन कर लीजिए, मैक्सिमम स्पीड लिमिट से तेज नहीं चलाएगा, से तेज नहीं चलाएगा, और न ही, और न ही मिनिमम स्पीड लिमिट, ना ही मिनिमम स्पीड लिमिट से कम चलाएगा, स्पीड लिमिट से कम चलाएगा। ये बात स्पष्ट रूप से धारा कौन सी में लिखी हुई है, ये धारा आपके 112 में लिखी हुई है कि पब्लिक प्लेस पर अगर मैक्सिमम स्पीड कोई लिखी हुई है कि इतनी स्पीड में आप मैक्सिमम जा सकते हैं, तो उससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आप धारा 112 का उल्लंघन कर रहे हो। और कहीं पर ये लिखा रहता है कि मिनिमम स्पीड लिमिट इतनी है, ये भी चीज होती है, ठीक है, आज शायद आपको पता लग रहा होगा। तो मिनिमम एक स्पीड लिमिट भी होती है, तो उस मिनिमम स्पीड लिमिट का भी आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, उससे अगर कम चलाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप धारा 112 का उल्लंघन कर रहे हो। और यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट लगना जरूरी है। और वो पनिशमेंट कौन सी धारा में लगेगा, तो सीधे ही इसमें एक बात लिखेंगे हम, सीधे ही इसी के साथ में एक बात लिखेंगे कि स्पीड लिमिट को, स्पीड लिमिट के नियमों का, नियमों का, और सुनो, यहां पर ये धारा पूछी जाती है, धारा याद रखना यहां से, धारा पूछी जा सकती है, धारा पूछी जा
सकती है, धारा पूछी जा सकती है। ये ध्यान रखना कि स्पीड लिमिट से संदर्भ में कौन सी धारा है, तो 112 है। और इसका दंड कौन सी में है, तो स्पीड लिमिट के नियमों का उल्लंघन करने पर जो दंड मिलेगा उससे संदर्भ में कौन सी धारा है, तो सीधे ही आप यहाँ पर लिखोगे उसका दंड सेक्शन 183 में है। किसमें है, सेक्शन 183 में है। स्पीड लिमिट के जो नियम हैं उनका वायलेशन करने पर, उनका अतिक्रमण करने पर, उनका उल्लंघन करने पर आपको दंड मिलेगा। और दंड जो है, हाँ ठीक है, वो 183 धारा में दिया गया है। तो होगा क्या भाई, दंड दंड क्या मिलेगा, है ना, दंड क्या मिलेगा, तो पनिशमेंट क्या होगा, का पनिशमेंट क्या होगा, आपका दंड क्या होगा, तो सीधे ही आपको बोला जाएगा भाई आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा। और फाइन भी आपका क्या होगा, फाइन भी दो तरीके से होगा। यदि आप लाइट मोटर व्हीकल चला रहे हो, लाइट मोटर व्हीकल के बारे में क्या पॉइंट आया था कि लाइट मोटर व्हीकल वो व्हीकल होता है जिसका बिना लदे भार, है ना, अनलोड होने की स्थिति में, कि उसमें कुछ भी लदा हुआ नहीं है, 7500 किलोग्राम से कम है, उसको लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं। 7500 किलोग्राम से 12000 किलोग्राम तक यदि बिना लदे भार है तो उसको मध्यम जो आपका मोटर व्हीकल है, मीडियम मोटर व्हीकल है, वो कहा जाता है। और अगर बिना लदे भार 12000 किलोग्राम से अधिक है तो उसको हैवी मोटर व्हीकल या हैवी आपका गुड्स मोटर व्हीकल की श्रेणी में आता है। तो LMV अगर आपका है, लाइट मोटर व्हीकल यदि आपका है, और उसके साथ आप क्या काम कर रहे हो, स्पीड लिमिट्स को तोड़ रहे हो, तो आप पर जो फाइन लगेगा वो 2000 रुपए तक का लग सकता है। कितना, तो फाइन जो लग सकता है वो 2000 रुपए तक का लग सकता है, पर 1000 से कम नहीं। मिनिमम 1000 तो देने ही पड़ेंगे, 1000 से कम नहीं, है ना। 1000 तो आपको देने ही पड़ेंगे, पर आप पे 1200 का भी लग सकता है, 1500 का भी लग सकता है, और मैक्सिमम आप पर 2000 रुपए तक का लग सकता है। तो अगर LMV चला रहे हो तो फाइन ये वाला हो सकता है। और LMV से भिन्न दूसरा क्या है, LMV से अलग वाहनों के लिए, LMV से अलग, अगर LMV से अलग आपका कोई वाहन है, अलग वाहन के लिए, LMV से अलग वाहन के लिए जो फाइन है, के लिए जो फाइन है, जो जुर्माना है, उसको भी आप जान लीजिए, उसको भी आप समझ लीजिए। वो कितना है, वो है आपका 4000 रुपए तक। कितना है, 4000 रुपए तक है, जो 2000 से कम नहीं होगा, 2000 से कम नहीं, 2000 से कम नहीं। ये बात आपको बहुत अच्छे समझनी है, बहुत अच्छे से जान लेनी है कि LMV से अलग वाहनों के लिए मैक्सिमम जुर्माना 4000 रुपये तक का है, परंतु 2000 रुपये से कम नहीं होगा। 2000 तो देने ही देने पड़ेंगे अगर LMV नहीं है। MMV है या HMV है तो उस श्रेणी में अलग है। और LMV के लिए, लाइट मोटर व्हीकल के लिए, ये 2000 रुपये तक का जुर्माना है, पर मिनिमम आपको 1000 रुपये तो देने पड़ेंगे ही। हाँ, हम्म 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 हाँ, गुरुजी आपने 6 अध्याय बताए थे, फिर ये 8 कैसे? भाई मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे जिंदगी जी रहे हो, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अब 6 अध्याय कहाँ बताए थे, एक बार बताना। 6 अध्याय कौन से उसमें बताए थे, कौन से एक्ट में बताए थे 6 अध्याय, एक बार देखूं मैं, मेरे बच्चे क्या बता पाएंगे। 6 अध्याय, 6 अध्याय कहाँ पर थे? हम्म क्या 217 धाराएं 6 अध्यायों में लाई जा सकती हैं? हम्म हम्म कितने अध्याय थे यहाँ पर? जी, हाँ, ठीक है, बताओ। 6 अध्याय RTI के अंतर्गत थे, यहाँ पर 14 अध्याय थे। क्या कर रहे हो आप, कैसे पढ़ रहे हो, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है।
चलिए कोई बात नहीं, अगली धारा की तरफ चलते हैं, अगली धारा को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, अगले एक एक धारा बहुत जरूरी है, एक धारा के साथ दो दो धाराएं आ रही हैं। अब आपका सेक्शन 113 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 113 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपका प्रश्न बना था। ठीक है, ये है आपकी लोड लिमिट्स के बारे में, किसमें, जो आपकी लोड लिमिट्स हैं, भार की सीमाएं, भार की सीमाएं, भार की सीमाएं, भार की सीमाएं यानी लोड लिमिट्स, कि कितना लोड किस गाड़ी में होना चाहिए, है ना, कितना लोड किस गाड़ी में नहीं होना चाहिए, कि भार की सीमाओं या लोड लिमिट्स का उल्लंघन, है ना, का उल्लंघन, का उल्लंघन, है ना, उनका वायलेशन, कि जिस वाहन में जितना लोड भरा जाना चाहिए, है ना, जैसे आपने एक चीज देखी होगी कि रोड पर जो वाहन है वो ओवरलोड होकर के चलते हैं, चाहे तो वो माल वाहन हो या वो यात्री वाहन हो। आपने एक चीज देखी होगी, जो थ्री व्हीलर होते हैं या गाड़ी होती है, उसमें बैठने की जगह कितनी होती है, कि 4 आदमी 5 आदमी, पर वो बैठा करके कहीं कितने कितने रखते हैं, 20 22 22। ठीक है, ऐसे ही गाड़ियों की स्थिति है। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो गन्ने के ट्रक जाते हैं भर के, वो ऊपर तक ठुस भर के रखते हैं, खूब डबल तक भर के रखते हैं, तो वो ओवरलोड होती हैं चीजें। आपने बड़े बड़े ट्रॉले देखे होंगे जिसमें गाय भैंस के लिए भूसा, जिसको भूस भी कहा जाता है, वो भर भर के जाता है पूरा, तो वो सब ओवरलोड है। तो अगर कोई ओवरलोड करता हुआ पाया जाता, ओवरलोड कब कहा जाएगा, कि जितना लोड आपको वाहन में ले जाने के लिए मंजूर किया गया है, कि आप इसमें इतना क्विंटल तक मतलब क्या लेके जाओगे, माल लेके जा सकते हो। और सपोज करो वहां पर 10 क्विंटल भरा गया है, कहा गया है आपको परमिशन 10 क्विंटल की, आपने भर रखा है 20, तो आपका वाहन ओवरलोड है। 10 से ऊपर चाहे वो कितना भी हो जाए, वो ओवरलोड ही है। और यदि कोई ओवरलोड कर रहा है, यदि कोई ओवरलोड कर रहा है, तो उसके उल्लंघन का दंड यहां पर बताया गया है, और इसके बारे में यहां पर चर्चा की गई है। पहली बात तो यहां पर सीधे सीधे बात बोली गई है कि क्या, कि कोई भी कोई भी कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति आपका परमिशन से अधिक, परमिशन से अधिक लोड वाहन में नहीं भरेगा, लोड वाहन में नहीं भरेगा, वाहन में नहीं भरेगा, वाहन में नहीं भरेगा। पहली बात तो यहां पर यह बात बोली गई है कि जो भी परमिट आपको हुआ है, जितना भी आपको परमिशन दिया गया है कि इतना लोड आप भर सकते हो, उससे ज्यादा लोड कोई भी अपनी गाड़ी में, अपने वाहन में नहीं भरेगा। और जो क्या होगा, जो पूर्व निर्धारित, जो पूर्व निर्धारित होता है, जो क्या होता है, या इसको मत लिखो, सीधे सीधे इतना टेंशन मत लो, इसको ऐसे ही एक ही बिंदु में लिख लो कि कोई भी व्यक्ति क्या काम करेगा, परमिशन से अधिक लोड नहीं भरेगा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं मैं, एक एग्जाम्पल लो। सपोज करो ये एक गाड़ी है ना, ये एक गाड़ी है, और ये गाड़ी ऐसे ट्रक जैसा कुछ है। तो यहाँ पर हमने पहिए लगा दिए, यहाँ पर हमने पहिए लगा दिए, यहाँ पर पहिए लगा दिए। अब इसको जो परमिशन मिली हुई है, ठीक है, इस वाहन को जो लोड की परमिशन है, लोड की परमिशन कितनी है, लोड की परमिशन कितनी है, कि भाई तुम 10 क्विंटल ले जा सकते हो। कितना, 10 क्विंटल तुम ले जा सकते हो, 10 क्विंटल की परमिट है। परंतु इसने क्या काम कर रखा है, सब भाई यहीं तक भरना था, परंतु इस देवता ने यहां तक भर रखा है पूरा। और सपोज करो ये 20 क्विंटल इसने भर रखा है। कितना भर रखा है, 20 क्विंटल इसने भर रखा है। तो ऐसी स्थिति ये क्या कही जाएगी, कि इसने अपनी लोड लिमिट्स का उल्लंघन किया है। अब यदि कोई ऐसा काम करता है तो धारा 113 का उल्लंघन करता है। और यदि कोई व्यक्ति लॉ का क्या करेगा, वायलेशन करेगा। हाँ, हम्म हम्म, हाँ हाँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति परमिशन से अधिक लोड वाहन में नहीं भरेगा। यदि ऐसा करता है तो इसके दंड का प्रावधान कहां पर है, तो इसके दंड का प्रावधान है ना,
इसके दंड का प्रावधान जो है वो सेक्शन 194 में है। कहां पर है? सेक्शन 194 में है। इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सेक्शन 194 में इसके दंड का प्रावधान है। और बहुत अच्छे समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था कि ये धारा करके पूरा कर देंगे, है ना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लग रहा है ना। टाइम चेंज नहीं हुआ है बेटे, बताया था। हाँ, स्पीड कितना होगा ज्यादा ज्यादा कम से कम? ये क्वेश्चन सोचो आप, ये क्वेश्चन कैसे आप तय कर सकते हो? किसी हाईवे पर 120 भी होता है, कहीं पर 80 होता है, अलग अलग वाहनों के अलग अलग होता है, जगह जगह पर ये सीमाएं लिखी रहती हैं। तो मिनिमम तो 0 होता है, मैक्सिमम भगवान के पास पहुंचने तक की, बस इतना ही है मैक्सिमम लिमिट्स। तो सेक्शन 194 इसके बारे में बात करता है। तो सीधे ही आपको देखना है कि यदि जुर्माना की अगर मतलब लिमिट तोड़ रखी है तो फाइन होगा कितना? फाइन होगा 20,000 रुपए तक का। कितना होगा? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए तो देने पड़ेंगे। अगर क्या हो रहा है, अगर ओवरलोड कर रखा है तो 20,000 रुपए का जुर्माना तो होगा, साथ में प्लस कर लो, प्लस 2,000 रुपए प्रति क्विंटल अलग से रहेगा। 2,000 रुपए प्रति क्विंटल जो अधिक भरा गया है, जो अधिक भरा गया है, जो अधिक भरा गया है, जो अधिक भरा गया है वो चीज। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों बनाया था? जिससे मैं ये जान सकूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ओवरलोड भर रहा है, तो 20,000 रुपए तो उसका चालान कटेगा ही, और जितना क्विंटल ज्यादा भर रखा है उतने क्विंटल के हिसाब से 2,000 की उसमें गुणा करेंगे और वो उसको देना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये एक गाड़ी वाला है जिसको परमिशन केवल 10 क्विंटल की है, परंतु इसने 20 क्विंटल भर रखा है, तो टोटल जुर्माना इस पर कितना लगेगा? कमेंट करके मुझे बताओ। कमेंट करके मुझे बताओ कि इस गाड़ी वाले पर कितना जुर्माना लगेगा इस रूल के अकॉर्डिंग। हाँ, गाड़ी अच्छी है, हाँ बिल्कुल अच्छी है भाई, बिल्कुल अच्छी है भाई। बताओ, आंसर करो, आंसर मी, बताओ जल्दी। मुझे संख्या चाहिए, मुझे संख्या चाहिए। कितना? 20,000, 30,000, 40,000, कितना होगा मुझे जानना है। हाँ, मुझे आंसर चाहिए, नंबर। हाँ, देखो, अब 20,000 तो इसका बन ही गया जुर्माना, और इसकी लिमिट थी 10, इसने भर रखा है 20, यानी कि 10 क्विंटल ज्यादा भर रखा है। तो 20,000 प्लस 2,000 प्रति क्विंटल जो अधिक भरा हुआ है, तो 10 क्विंटल ज्यादा भरा हुआ है, 10 की 2,000 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 की 2,000 में गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 ये और 20,000 ये प्रति क्विंटल के हिसाब से ये हो गया, तो 40,000 रुपए उस पर जुर्माना लगेगा। यदि 18 है तो उसके हिसाब से, ज्यादा है उसके हिसाब से। बहुत बढ़िया, 40,000। 22,000 कौन बोल रहा है भाई? ये पिटेगा बच्चा, 22,000 जो बोल रहा है। तो यहां पर आपका 20,000। और ये प्रश्न आया था, ठीक है, ये प्रश्न आया था, ये पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ये तो माल के संदर्भ में है, ये तो है क्या? माल के संदर्भ में 194 में। अगर यहीं पर बात आ जाएगी कि यात्री ज्यादा बैठा रखे हैं, तो अब स्थिति कैसी होगी? यात्री ज्यादा बैठा रखे हैं तो सेक्शन 194 ए में, है ना, अधिक यात्री बैठाने का दंड, ठीक है, अधिक यात्री बैठाने का दंड, अधिक यात्री बैठाने के दंड के बारे में वहां पर बात है। तो कैसे कैसे है? तो 200 रुपए क्या दंड मिलेगा? तो दंड क्या मिलेगा? 200 रुपए प्रति यात्री फाइन होगा। 200 रुपए, 200 रुपए प्रति यात्री जो अधिक बैठा रखे हैं, जो अधिक बैठा रखे हैं, जो अधिक बैठा रखे हैं, वो उस पर फाइन लगेगा, वो उस पर जुर्माना लगेगा। सपोज करो एक गाड़ी है, ठीक है, 3 व्हीलर ऐसे बना देते हैं, ये 3 व्हीलर है, ये एक व्हील आ गया, ये दूसरा व्हील आ गया, ये सिर पे आ गया,
यहाँ पे गाड़ी है। अब सपोज करो इसमें 10 यात्री बिठाए जाने थे, 10 यात्री बिठाए जाने थे। ये कितना है, इसकी परमिशन है, इसकी क्या है बेटे, इसकी परमिशन है, परंतु इसने क्या काम कर रखा है, बैठा रखे हैं 30, बैठा रखे हैं कितने, 30 बैठा रखे हैं। तो अब मुझे एक बात ये बताओ कि इस पर जुर्माना कितना लगेगा, बताओ इस पर जुर्माना कितना लगेगा। इस पर टोटल जुर्माना कितना लगेगा। यहां पर 20,000 वाला नहीं है, यहां पर 200 रुपए प्रति अधिक यात्री जो बैठा रखा है वो वाला, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ कि कितना जुर्माना इस व्यक्ति पर बनेगा। हाँ, टोटल फाइन इस पे कितना लगेगा, टोटल फाइन इस पे कितना लगेगा, टोटल फाइन इस व्यक्ति पर कितना लगेगा, ये बात बताओ मुझे आप। हाँ, देखना चाहता हूं मैं। हाँ, बस अभी पूरी कर रहे हैं, इसके बाद कंप्लीट कर देंगे। हाँ, तो देखो इसको इसको कितना, इसको कितने यात्री बैठाने की परमिशन थी, 10, इसने बैठा रखे हैं 30, यानी कि कितने ज्यादा, 20 लोग ज्यादा इसने बैठा रखे हैं। और अगर 20 लोग ज्यादा बैठा रखे हैं तो 200 रुपए प्रति आदमी के हिसाब से क्या होगा, दंड लगेगा। तो 200 की क्या कर देंगे, 20 में गुणा कर देंगे, तो कितना जुर्माना इस पर लगेगा। तो आप सीधे ही यहां पर उत्तर लगा सकते हो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहां पर सीधे 1 2 3 यही तो बन जाएगा। तो 4,000 रुपए का जुर्माना इस व्यक्ति पर लगेगा, 4,000 रुपए का फाइन आ जाएगा। 40,000 कौन बता रहा है भाई, इतनी खतरनाक गणित लेके कौन घूम रहा है। हाँ, तो 4,000 रुपए का जुर्माना इस पर लगेगा। बहुत बढ़िया। तो चलो आज यहीं पर रख लेते हैं, 8 भी बज गया है, और कल आपकी वही 4 बजे क्लास होगी, ठीक है। और कई बार ऐसा हो जाता है, देखो मेरी इंटेंशन ये रहती है, हालांकि देखो अगर पढ़ाने की इच्छा ना होती तो ठीक है, ऐसा लगता कि चलो ठीक है यार आज जान बची, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कल पढ़ा लेंगे, पर नहीं, आप ये इस चीज़ को समझ सकते हो कि आपके प्रति मैं कितनी जिम्मेदारी से पढ़ा रहा हूँ। आपने देखो मैंने 4 बजे वीडियो लाइव करी, यही वाली जो पहले फिक्स थी हमारी कि भाई बच्चों ऐसे ऐसे मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, शाम को 7 बजे पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं 7 बजे आपको पढ़ाने आया, ठीक है। तो ये देखो टीचर्स का समर्पण क्या होता है बच्चों के प्रति। मैं छुट्टी मार जाता, कल पढ़ा लेता इसको, बट नहीं, एक रिदम बिगड़ती है, ठीक है। चलो, भूख लगी है, क्लास खत्म, हाँ जाइए, जिसको भूख लगी है जा सकते हैं। हाँ, हम्म, नहीं डेली इसी टाइम पे नहीं पढ़ाएंगे बेटे, 4 बजे ही पढ़ाएंगे। हाँ, 4 बजे ही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, हाँ पीडीएफ क्वेश्चन वगैरह दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, हम्म, कोई प्रश्न आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए। धन्यवाद जो बोल रहे हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। सर सोंग हो जाए भाई, आज गला ठीक नहीं है बिल्कुल भी। जी धन्यवाद। चलिए ठीक है, मुझे कोई प्रश्न तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, नहीं शायरी और गाने वगैरह कल सुनाएंगे बेटे, आज थोड़ा सा मन ठीक नहीं है। हाँ, चलिए ठीक है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिए। कोई अगर डाउट होता है तो 8 बज गए हैं, डाउट ग्रुप आपके लिए खुल गया होगा, तो वहाँ पर चीज़ें पूछ सकते हैं, पर पूछें वही जो मतलब क्लास से रिलेटेड है। अभी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन जिनकी ज़रूरत नहीं है तो उनको मतलब ज़्यादा ना सोचें आप। हमको केवल क्या काम करना है, हमको केवल एग्ज़ाम पास करना है, उसी हिसाब से चीज़ें देखनी है, बेसिक बेसिक चीज़ें हमको देखनी है। तो चलिए मिलते हैं कल 4 बजे, अपना ध्यान रखिए। इस अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।